अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से मुखातब हूँ। आज हम एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं, बड़ी इंजॉय वाली जगह है। और मेरे साथ मेहमान शख्सियत आज हैं, अमेरिका में स्टूडेंट हैं, रियासत जम्मू और कश्मीर के नीलम से हैं ये। और बड़ा पुरफ़ज़ा और बड़ी नाइस जगह से इनका तल्लुक़ है। आज इनसे बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे और इनके अमेरिका का आज़ाद कश्मीर से अमेरिका तक का सफ़र के बारे में बात करेंगे। और बाकी जो है अपने कल्चर के बारे में, अमेरिका में आके कैसा लगा आपको? आप क्या समझते हैं कि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या फ़र्क है? First of all, thank you so much for giving me this opportunity. तो डेफिनेटली एक कल्चरल शॉक लगा कि यार हम कहाँ थे और एकदम में कहाँ पर आ गए, तो बहुत डिफरेंट था। मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया में हम आए। एक दूर दराज गांव से उठ के तो ये रोशनियों के शहर में आ गए हैं। मैंने कभी इतनी ऊंची बिल्डिंगें देखी नहीं थी। तो सही। जब पहली दफ़ा आया था तो अब मैं बोस्टन में लैंड किया था, तो बोस्टन कैम्ब्रिज के एरिया के अंदर। तो वो बिल्डिंग्स देख के तो मुझे लगा ये, इवन कि मैं कराची पाकिस्तान में भी गया था, लेकिन वो शौक नहीं था जो एकदम में सही। आओ यहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत सारे रश। और जब न्यूयॉर्क में आया था तो यहाँ पर तो जगह, स्पेशली इस जगह पे टाइम बिल्कुल। स्क्वायर में, तो इतनी आवाम एक साथ में, तो काफ़ी डिफरेंट लगा था। मुझे ये बताएं कि आप एग्जैक्ट किस जगह से हैं और आपके गांव का क्या नाम है? आपका जो सिटी लगता है साथ, वहाँ उसका क्या नाम है? और आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? और वहाँ से आपने एजुकेशन लेते लेते अमेरिका में पहुँच आए। सो मैं पैदा नीलम वैली के एक छोटे से गांव चिंजार शरीफ में पैदा हुआ हूँ। सही। ये कुंडल शही से थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है। सो वहाँ पर मैं पैदा हुआ था 1998 में। और उसके बाद मेरी फैमिली वहाँ पर ही थी, तो वहाँ ही स्कूलिंग हुई है। वहाँ के एक स्टार्ट स्कूल जिसको स्टार्ट कहते स्कूल हैं। में बिल्कुल सबका हाँ तो हाँ, वही। स्टार्ट स्कूल से पढ़ा सही। हूँ मैं। और वहाँ पर मैंने आपने जो, क्योंकि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल होता था, तो 5th क्लास तक मैंने वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद वहाँ से गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पैदल वॉक करके, क्योंकि रोड तो थे नहीं, तो जाते थे बाज़ार में, कॉलेज शही बाज़ार में। वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल था, आइडियल एजुकेशन सिस्टम के नाम से। सही। तो वहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक की थी। सही। उसके अच्छा, बाद एजुकेशन सिस्टम पे आप मुझे बताएं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ में क्या फ़र्क है? वहाँ जब एजुकेशन वहाँ एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं है। मैं देखें, मैं पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ट्रैवल किया, क्योंकि मैं हाइल्ट के साथ काम करता था। तो हाइल्ट पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में काम करता है। अगर नीलम को कंपेयर करें, वो पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पर तो बैठने के लिए बेंच नहीं थे, तो क्या एजुकेशन अच्छा, मैं लेवल मज़े की बात बताऊं कि अमेरिका में आप बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में चले जाएं, जहाँ पे आपको तीन चार चीज़ें हर सूरत में मिलेंगी। बिजली होगी वहाँ पे, पानी होगा, स्कूल होगा और हॉस्पिटल होगा। ये चीज़ें आप बिल्कुल दूर दराज जंगल में चले जाएं तो वहाँ भी आपको मिलेंगी। लेकिन हमारे वहाँ पे बदकिस्मती है हमारी, क्या हाँ, कह मैं रहे भी अभी तक 9 स्टेट घूम चुका हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस किया है। इवन के जिस जगह पे जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम लेवल का, रोड सेम है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग अच्छा जी, सेम है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी और यहाँ की यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ फ़र्क क्या है? आई थिंक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो अप टू डेट नहीं है। बहुत पीछे हैं हाँ, हम। बहुत पीछे। यूनिवर्सिटी कोई डिफरेंट नहीं होता, यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी होती है। मसला ये होता है कि आपको पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। सही। और वहाँ के जो हमारे स्टूडेंट का एक मेंटेलिटी लेवल है ना, वो यहाँ के कंपैरिजन नहीं है। मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग। हम हमारे प्रोफेसर इतना ज़्यादा आगे का नहीं सोचते, हमारे स्टूडेंट इतना ज़्यादा आगे का नहीं सोचते। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, अब वो जो अच्छा सिस्टम है। और दूसरी जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, आपका खुद होता है। अगर आप कैपेबल हैं, आप किसी जगह से भी बैठ के अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो। अच्छा, हमारे जितने भी आज़ाद कश्मीर है, मैं आज़ाद कश्मीर क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं। आज़ाद कश्मीर के हर बंदे की अभी कोशिश है कि हम स्टूडेंट वीज़े पे अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, बाकी जगहों पे। हर बंदे की कोशिश है कि किसी तरीके से वहाँ से निकले। आप स्टूडेंट जो नए आते हैं उनके लिए क्या क्या एडवाइस है? आप क्या एडवाइस देंगे? मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो पहले अपना स्किल सेट बहुत अच्छा करें।
ताकि आप इसके यहाँ के स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक आ जाएं, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हमसे काफ़ी आगे आगे होता है। है, तो हम उनके मुकाबले में नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़, आप हमेशा से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। आप इंग्लिश के लिए आइल्स के अच्छे स्कोर लें, अच्छी यूनिवर्सिटी में आएँ। यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी से। मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ पर आकर बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, ताकि उसका रिटर्न बहुत फास्टर है। आप अगर सेम स्कूल, जिस तरह से अगर नस्ट को कंपेयर करूँ, इस तरह के नस्ट की तरह के यहाँ हाँ पर भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो अगर आप नस्ट से पढ़ रहे हैं और यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कोई इतना फास्ट फ़र्क नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और पैसे ज़्यादा लग रहे हैं आपके, तो क्योंकि आप। जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो आपको जॉब एजुकेशन के दौरान ही ऑफर आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, दूसरा यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो जॉब्स के लिए इतना वरीज नहीं होते। हाँ बिल्कुल। दे आर थिंकिंग समथिंग डिफरेंट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर द पीपल, के वो स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्वेस्टमेंट और चीज़ों में चले जाते हैं। फिर उनके लिए जॉब्स नॉट ए प्रायोरिटी, वो फिर डिफरेंस होती है। क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग का इंटेलेक्चुअल लेवल उनके मुकाबले में कम होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का इकोसिस्टम डिफरेंट है, हमारा इकोसिस्टम डिफरेंट है। हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं जॉब्स के लिए, यहाँ पर ये लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में आते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये फ़र्क है यहाँ तो पर। दूसरा यहाँ पे जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जब बंदा यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, तो एक मेच्योर इंसान होता है। उसमें उसमें करप्शन नहीं होती, उसमें मेंटालिटी लेवल डिफरेंट होता है। वो एक कौम का सोचता है कि हमने एक कौम बनानी है, हमने एक लेवल पे जाना है। क्योंकि अब देखिए, मैं अपनी बात करूँ, मैं जब ग्रुप में बैठा होता हूँ तो हमारे ग्रुप का कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो एक नया आइडिया लेकर नहीं आ रहा होता। कोई कोई ना कोई अपने बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर आइडियाज। काम कर रहा होता है, और ऐसे ऐसे सोल्यूशन डिज़ाइन कर, इवन दो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ फंडिंग, बट स्टिल वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर से टाल, उनके पास टाइम नहीं होता फजूल कामों के लिए, उनके सही। टाइम नहीं होता कि आप जाएँ बाहर घूमें फिरें। वो अपने फोकस होते हैं, उस वजह से वो बहुत मेच्योर बन जाते हैं। अच्छा, अमेरिका की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में क्या चीज़ें जो फ़र्क है, जो टोटल जो माशरे की हम बात करते हैं कि यहाँ का माशरा और वहाँ के माशरे के लोगों में क्या फ़र्क है, हम वहाँ पे क्या सोचते हैं और यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं? आई थिंक एक आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे सोच में। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि हमारे कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। मतलब डिपेंड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आपने अपना एरिया, अपना नेबरहुड्स, अपने चीज़ों को अपने बारे में खुद देखना है, और ये इस चीज़ के लिए काफ़ी कॉन्शियस हैं। मेरा ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप अननोन कार देखते हैं तो लोग उठा कर कॉल कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप सारे अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। आपने गार्बेज बाहर नहीं फेंकना। पाकिस्तान में कोई भी आता है हाँ, किसी जगह जहाँ भी पे, हाँ, गार्बेज फेंक दे आप। वो अपनी चीज़ों का खुद ख्याल करते हैं। आपका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं एज़ कम्पेयर टू आवर सोसाइटी। देखो ना, हमारा ये जितना एरिया है हमने खुद इसकी टेक केयर करनी है। वहाँ पे हम गार्बेज उठा के घर के बाहर फेंक देते हैं, तो यहाँ पे हम गार्बेज जगह बनी होती है, वहाँ से फिर आके पिक करते हैं। तो हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करता है। और जो ही इस्लामाबाद उतरते हैं लोग, तो वो फिर आपने जहाँ भी जर्सी। नहीं, इस्लामाबाद के लोग अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर पाकिस्तान में कोई क्लीन सिटी है वो इस्लामाबाद है। कुछ एरिया इस्लामाबाद के बुरे हैं, अदरवाइज मैंने इस्लामाबाद को अगर मैं कंपेयर करूँ इन जनरल, वो काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में, मेरे ग्रो अप इस्लामाबाद में हुए सही। 10th स्टैंडर्ड के बाद। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे क्या प्लान है, अपने इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए? क्योंकि आप तो यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे सरवाइव करेंगे, पैसा भी बनाएंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी जो भी कश्मीरी यहाँ पे आता है उसकी यही सोच होती है कि हम पीछे कोई स्कूल के लिए काम करें, कोई सड़क के लिए काम करें, कोई लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें। आपके दिल में क्या प्लान्स हैं? अच्छा, मैंने ना अपनी लाइफ में मैं छोटा था तो मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि कुछ बड़ा करूँगा और अपनी वालदा के लिए करूँगा। तो मेरे दो मिशन है। मैं 2014 में अपनी आईटी की कंपनी पाकिस्तान में बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेस चली है। उस कंपनी के अंडर मैंने एक इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की थी, डेक्सन के नाम से, इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर हम मॉडर्न एडवांस एजुकेशन देते थे, जिसमें जैसे एआई के कोर्सेज, बाकी और चीज़ों के थे ना। तो मेरा मिशन ये है कि मैं 10 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है फॉर मॉडर्न एजुकेशन,
टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली। और हमारा जो मॉडल मैं सोच रहा हूँ उसमें हम प्लेसमेंट प्लस एजुकेशन दोनों को हम एंड लॉन्ग टर्म पे मैं इस पर करूँगा। और दूसरा मेरा है हेल्थ केयर के ऊपर। और हेल्थ केयर क्योंकि हेल्थ केयर हर इंसान का बेसिक राइट है कि उसको उसकी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। और स्पेशली मैं नीलों वैली से हूँ, तो मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर, तो उनको प्रॉपरली वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला। मिली। इवन के वहाँ पर ऐसा रोड ही नहीं था कि वो हॉस्पिटल तक पहुँच सके, हॉस्पिटल से पहुँचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो मेरे दिल में अभी तक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम हो कि हर किसी को, अगर कहीं पे आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए, बेसिक ये ट्रीटमेंट तो आपका बेसिक राइट है। राइट है। ये हाँ तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप बिल्कुल जंगल में चले जाएं तो वहाँ पे हॉस्पिटल और स्कूल और सड़क हर जगह जाती होगी। आप किसी किसी स्टेट के जंगल में कॉर्नर पे चले जाएं जहाँ पे जिंदगी का कोई आसार नहीं नजर आते, तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको मिलेगी। नहीं नहीं, ये आई थिंक हेल्थ केयर आपका बेसिक राइट है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को क्लेम नहीं करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना नहीं कर सकती, और हमारे इलाके हैं। सो हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको भी चाहिए कि आएँ। अब देखें होता क्या है कि स्टेट आपको डॉक्टर बनाती है, आप अपनी जॉब छोड़ के, अपने इलाके को छोड़ के आप किसी और जगह पे जाके करेंगे तो डेफिनेटली आपके एरिया को कौन सर्व लेकिन करेगा। इंसेंटिव नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर है उसके लिए मौके नहीं है जॉब के यहाँ वहाँ पे सर्व करने के। इस कंट्री का कोई भी जब डॉक्टर बन के निकलता है ना, तो वो उसकी सोच ये होती है कि मैं इस कंट्री को सर्व करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे आप ग्रो अप कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप रूरल एरिया में जाके करते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। लेकिन यही तो चैलेंज है ना कि हमने इस पे काम करना है, और इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे कि डॉक्टर को इंसेंटिव दो, सोसाइटी दे, या गवर्नमेंट दे, या इंडिविजुअल दे, या कंपनीज दे। अगर ये नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ये सोचते रहेंगे कि डॉक्टर नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर तो कभी डॉक्टर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो अच्छा, प्रॉपरली वो दूसरा चीज़। ये है कि हम हमारी सोच ये होती है कि एक हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लेडी डॉक्टर ढूंढते हैं कि हमारी फैमिली को लेडी डॉक्टर देखे, लेकिन हम अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं आने देते। और ये बड़ा अलमिया है। इस पूरा माशरा जो है ना, इसको सुधारने की ज़रूरत है। इसको कोई कोई ऐसा चमत्कार हो कि ये लोग सारे जो है ना वो अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने लोगों के लिए सोचें। अनफॉर्चुनेटली हमारे कश्मीर के लोगों की स्टिल ये मेंटेलिटी है कि औरतों को घर में रहना चाहिए। इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हम लोग ऐसा सोचते हैं। मेरे ख्याल में औरतें यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं। मैंने अमेरिका में आके ये सीखा हर है कि, फील्ड में। हाँ, अमेरिका में आके ये सीखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, और औरतों का हक है कि वो बाहर जाएं, बिजनेस करें, उनको देखें। और जब वो इंडिपेंडेंट होती हैं तो एक घर की सोच बदलती है। और मेरे ख्याल में अगर आपको घर को सुधारना है तो सबसे पहले अपनी औरतों को आगे एम्पावर करना होगा। अच्छा, मैं जब यहाँ पे अमेरिका में आया हूँ ना, तो मेरा एक ही ख्वाब था। मैं वैसे तो काफ़ी बंदा ख्वाब सजा के आता है। मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं अमेरिका में जाऊँगा तो अपने वतन के लिए बात करूँगा, हाँ हाँ। अपने वतन के लोगों की बेहतरी के लिए बात करूँगा। अपने जो पिसा हुआ तबका है, जो हम वहाँ पे छोड़ के आए हैं लोगों को, या जो माहौल वहाँ पे छोड़ के आए हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या करना है। आपके पास क्या प्लान है? मेरे पास तो प्लान तो बहुत हैं, क्योंकि मैं आईटी की इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और आईटी मेरे ख्याल में बाद एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके थ्रू आप बहुत फास्टर ग्रोथ कर सकते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। और स्पेशली आप रिसोर्सेज, रोज़गार यूथ को प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसका वे ये है कि आप इन कंट्रीज़ को यूटिलाइज करके आप वहाँ पर लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, कि जैसे आप वर्चुअल हो गया, सब है, हाँ। रिमोट जॉब्स हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ आवर पीपल आर नॉट कैपेबल, उनके स्किल इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। अगर आपको स्किल आता भी है, टेक्निकली आप अच्छे भी हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू स्पीक वेल, जिसकी वजह से लेकिन वो। लेकिन मैं पिछले अरसे में एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि रावला कोट में एक आईटी सेंटर उन्होंने बनाया है। वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जो ओवरसीज हैं या उन्होंने बनाया, और उसमें वो लोगों को ट्रेनिंग पहले देते हैं और उसके बाद वहाँ पे ही उनको जॉब मिलती है ये आईटी में। ये सबसे बेहतर आजकल पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है कि आप क्या करें, एक वर्चुअल इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट, आईटी कस्टमर सपोर्ट, वर्चुअल एम्प्लॉयज़,
जो यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज का बहुत बड़ी शॉर्टेज है वर्कर की, और वो इतनी सैलरीज देकर लोगों को सस्टेन नहीं कर सकते यहाँ पर। बिल्कुल। सो वो इस वक्त, अब मैंने की मोबाइल का, मैं आपको बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस है, वो अपना पूरा कस्टमर केयर आउटसोर्स करते हैं फिलीपीन में। उसका रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों की इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्टाइल और सारी चीज़ें बड़ी सैलरी बेटर भी हैं। कम होती है। हाँ, सैलरी अच्छी देते हैं, मतलब पाकिस्तान में अगर आपको $2000 मिल रहे हैं तो ये हाँ, कम बिल्कुल, नहीं है, ये बिल्कुल। कम नहीं है मेरे और ख्याल में। यहाँ पे $2000 में तो गुजारा नहीं होता हाँ, ना। यहाँ पर तो वीकली $2000 होती है, तो 2000 में आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो कंपनी अगर पाकिस्तान में 2000 देती हैं तो वहाँ पर तो आपके अच्छा काफ़ी है ना, मतलब ऐसी कोई कौन सी जॉब है पाकिस्तान में जो आपको 2000 दे। बिल्कुल। नाज़रीन, थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं उनको अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब जब हम जितने भी ओवरसीज़ हैं, हम अगर अपने लोगों के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम उसको बेहतर कर सकेंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। नौजवान हैं और रियासत जम्मू और कश्मीर का यही नौजवान सरमाया है, और ये हुकूमतों को भी चेंज कर सकते हैं। ये अपनी आवाज़ से अपना जो है काम है उससे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर जो नौजवानों का है, उन नौजवानों को जब अपने वतन की फ़िक्र होगी, अपनी रियासत की फ़िक्र होगी, अपने रियासत में रहने वाले लोगों की फ़िक्र होगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर चेंज आएगी। बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो यहाँ पे बैठ के वहाँ के लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, उनको हर फील्ड में उनको उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही तबका है जिसको चेंज होने की आज़ाद कश्मीर में स्पेशली ज़्यादा ज़रूरत है, वो हैं सियासतदान। अगर वो भी अपने लोगों की बेहतरी के लिए कुछ सोच लें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी हो सकेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने Thank you. टाइम दिया। थैंक यू।